अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको करवा रही हूँ पीसीएस कॉलेज का प्रीलिम पेपर जो हुआ था उसका सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का सेक्शन बी करेंगे। हम रीजनिंग कर चुके हैं, अब हम आज की वीडियो में नॉन रीजनिंग करेंगे। पेपर है 2021 का, ठीक है। तो पहला सवाल गिवन था, डिस्क्राइब करना था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन विद रेफरेंस टू अर्थवॉर्म। जो मुझे पिक्चर रिसीव हुई थी उसमें थोड़ी सी पिक्चर ब्लर थी। अगर यहाँ पे पेपर में कोई और भी ऑर्गेनिज्म गिवन था तो आप देख लीजिएगा। वैसे बताना तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ही था। उसके बाद विद रेफरेंस टू वॉट, वो मुझे इतना क्लियर नज़र नहीं आया था, लग रहा था कि शायद अर्थवॉर्म ही लिखा हुआ है। तो देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ था। बाकी ये कि इसको उस तरह से आप आंसर करें कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की डेफिनेशन बता दें कि वो स्केलेटन जिसके अंदर कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, सॉफ्ट बॉडी एनिमल के अंदर होता है। किस तरह से कि उनकी बॉडी जो होती है वो फ्लूइड फिल हुई भी होती है और बिल्कुल इस तरह से काम करती है जिस तरह से अगर एक बलून को हम स्क्वीज़ करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो एक तरफ से रिजिड हो जाता है और उसके बाकी एंड्स जो होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं, या फिर उस रिजिडिटी की वजह से वो बलून जो है वो अपने आप को या अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट होगी तो वो उसको होल्ड कर पाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसी तरह से हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन काम कर रहा होता है। अर्थवॉर्म जिस तरह से बाकी सबके स्केलेटन के साथ जो होते हैं मसल एसोसिएटेड होते हैं, इसी तरह से इसके अर्थवॉर्म के भी जो होते हैं या तो सर्कुलर मसल होते हैं या लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लोकोमोट करते हैं। किस तरह से कि जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी बॉडी जो होती है वो लेंथन हो जाती है, ठीक है। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी बॉडी की लेंथ बढ़ती है, वो थोड़ा सा आगे लोकोमोट करता है। और जो इनके लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी इनकी शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर एक फोर्स जनरेट हो जाती है जिससे वो आगे पीछे इस तरह से जो है वो लोकोमोट कर रहा होता है। एक हिस्सा आगे बढ़ता है तो पीछे वाला हिस्सा वहाँ से निकल के फिर वो आगे जाके फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरह से वो यूँ करके मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो जाती है इनकी स्केलेटन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से की मदद से अर्थवॉर्म की मूवमेंट। जो बातें आपने इसमें बतानी थी वो सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन और लॉन्गिट्यूडनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन इसमें थोड़ी बहुत बतानी थी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के रेफरेंस से। कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो होता ये कि जो अंदर फ्लूइड होता है उनके हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब वो प्रेशर पड़ता है तो फिर वो उस प्रेशर की वजह से इनकी बॉडी में एक फोर्स जनरेट हो जाती है, वो उसको लोकोमोट कराती है, ठीक है। ये था बेसिकली मैकेनिज्म। उसके बाद अगला सवाल था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने जो 2 पॉइंट्स यहाँ बनाए हुए, 2 पॉइंट्स आगे वाले पेज में हम इसमें क्या बता देंगे कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो स्टोर हुए होते हैं जो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है मसल के टिश्यू के अंदर, मसल के सेल के अंदर, यानी मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है उसके अंदर कैल्शियम स्टोर हुए होते हैं। यहीं से ये इनिशिएट कराते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन को। किस तरह से कि जब नर्व इम्पल्स आती है वहाँ से जो है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है मोटर एंड प्लेट पे, यानी वो एंड मसल के वो फाइबर जहाँ पे नर्व आके जो है वो उसको इनर्वेट करी थी। इस हिस्से में जो न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेंजर होता है सब्सटेंस, केमिकल मैसेंजर सब्सटेंस होता है, वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है मोटर एंड प्लेट पे। जैसे ही ये रिलीज़ होता है उसके रिजल्ट में क्या होता है कि कैल्शियम जो होते हैं वो मसल फाइबर के अंदर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो जो ऑर्गन था सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था उससे निकल के मसल के फाइबर के अंदर जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे एंटर करना शुरू हो जाती है, यानी मायोफिब्रिल के पास जाना शुरू हो जाते हैं। फिर ये कैल्शियम वहाँ जाके हमें पता है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है। और ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो होता है जो कि एक एक्टिव साइट का इनहिबिटर होता है, जिसने इनहिबिट करके रखा होता है एक्टिव साइट को, वहाँ से अनडील करवा देता है। कैल्शियम की बाइंडिंग की वजह से एक तरह से वो हट जाता है एक्टिव साइट से। फिर जब वो हट जाएगा तो वहाँ पे जो है वो यानी कैल्शियम ने क्या किया, आके एक्सपोज कराया एक्टिव साइट्स को जहाँ पे मायोसिन का हेड जो होगा अटैच होगा, यानी कि कैल्शियम जो होता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन में इसका मेजर रोल होता है और ये करवा रहा होता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद था कि व्हाट डज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मीन। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा इस तरह से लिखा है कि एक उसकी डेफिनेशन बना ली और थोड़ा सा उसका काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म हम इसमें समझा देंगे। इस तरह से 2 नंबर का सवाल आपका बन जाएगा। क्या थी डेफिनेशन भाई के, यानी इस तरह का मैकेनिज्म जो कि बेसिकली हो रहा होता है किडनी के नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले के अंदर, जो कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा होता है बिना मतलब एनर्जी को यूज़ किए। और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिजल्ट क्या होता है कि उसकी वजह से मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है और वो कंसनट्रेटेड यूरिन बना रहा होता है। ये सारा जो फिनोमेना हो रहा था ये काउंटर करंट मल्टीप्लाई की वजह से हो रहा था। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट और करंट मतलब कि फ्लो। तो काउंटर करंट में क्या हो रहा था कि इसके मैकेनिज्म में ये वाली बात मैंने बताई है कि जो एक फिल्ट्रेट होता है जो कि लूप ऑफ हेनले में एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है और उसके साथ एसोसिएटेड जो वेजर एक्टा होती है उसके अंदर ब्लड जो होता है वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, यानी दो फिल्ट्रेट्स या 2 फ्लूइड्स होते हैं। एक फिल्ट्रेट होता है जो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और ब्लड जो कि इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये हो गया काउंटर करंट। और मल्टीप्लायर का मतलब कि किसी चीज़ को कंटिन्यूसली ऐड करवाते रहना, रिपीट करवाते रहना। तो यही होता है कि यहाँ लूप ऑफ हेनले से जो होता है कंटिन्यूसली सॉल्ट्स ऐड होते रहते हैं, वाटर रीएब्जॉर्ब होता रहता है।
इसीलिए सॉल्ट्स ऐड होते रहते हैं, इसीलिए वाटर जो होता है कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ये था काउंटर करंट मल्टीप्लाई। यही सारी बातें जो मैंने इसमें लिखी हैं कि किस तरह से जो है वो वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होता है और फिर निकल के वो क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होता है, सॉल्ट्स भी ऐड हो रहे होते हैं और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन इसीलिए रहता है क्योंकि वेजर एक्टर जो होता है वो आने वाले वाटर को कंटिन्यूसली यहाँ से लेके जा रहा होता है ताकि ग्रेडियंट डिस्टर्ब ना हो। मैंने यही सारी बातें यहाँ पे लिख दी हैं। उसके बाद था कि नोट लिखना था ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर या अलगल ब्लूम के ऊपर। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे मैं पूरा नोट लिखवा चुकी हूँ आपको, जो मैंने रिक्वेस्टेड नॉन रीजनिंग की वीडियो कराई थी उसमें मैंने थोड़ा सा समझाया भी था और आपको पूरा नोट लिख के दिखाया था कि आपने किस तरह से 2 नंबर के लिए अच्छे से हेडिंग बना के जो है वो नोट लिख लेना है। उसके बाद अलगल ब्लूम की अगर बात करें तो अलगल ब्लूम का जो 2017 में मैंने आपको पेपर करवाया था, मेरे ख्याल से रीजनिंग था नॉन रीजनिंग, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी एग्जैक्टली देख के, ठीक है। उसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी और कॉजेज़ बताई थी। इस तरह से करके मैंने एक शॉर्ट नोट जो है वो अलगल ब्लूम पे भी लिखवाया था, वहाँ से देख सकते हैं 2017 की वीडियोस से। उसके बाद बोला था कि लिस्ट कर दें वेरियस इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज। तो जो एनर्जी रिसोर्सेज होती थी वो 2 तरह की होती थी, या तो वो रीनेबल होती थी या नॉन रीनेबल होती थी। नॉन रीनेबल का पहले बता देंगे, चाहें तो ये वाली चीज़ लिख लें। बाकी इन्होंने कहा था सिर्फ लिस्ट, तो सिर्फ लिस्ट में हम सिर्फ इस तरह से लिस्ट बना के नाम बता देंगे, हमें किसी को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा टाइम है तो ये बता दें कि नॉन रीनेबल रिसोर्सेज क्या होती हैं, कि वो रिसोर्सेज जो एक दफ़ा कंज्यूम करो तो फ्यूचर में वो ख़त्म होने के उनके थ्रेटेंड टू बी नो मोर अवेलेबल इन फ्यूचर, ये वाली बात आप थोड़ी सी लिख देंगे। उसके बाद बता देंगे चाहे तो फॉसिल फ्यूल को एक मतलब फॉसिल फ्यूल्स लिख लें या कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस करके लिख लें, सब इसी में आती हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स हो जाती हैं और जियोथर्मल एनर्जी आ जाती है। ये वो मेजर थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज पूछी थी तो हमसे मेजर वाली लिखे हैं, बाकी एग्जांपल्स तो और भी थी। कोशिश ये करनी है कि ये 3 ही लिखे हैं, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल और जियोथर्मल एनर्जी। ये आती थी नॉन रिन्यूएबल के अंदर, और रिन्यूएबल के अंदर आती थी सोलर एनर्जी, विंड वेव, ओशन, थर्मल ग्रेडियंट, टाइडल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और सॉलिड वेस्ट, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती थी। इस तरह से हमने लिस्ट बना दी। उसके बाद लास्ट सवाल था कि लेबल करनी थी डायग्राम को, ठीक है। ये वाला मेरे ख्याल से 2019 में पता नहीं कहाँ पे पास्ट पेपर में कहीं पे आया हुआ था। तो ये क्या था, ये पहले तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि था क्या। ऐसा लिखना नहीं है, चाहें तो लिख भी सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन आपने पहचानना तो होगा ना कि आप क्या किस चीज़ को लेबल करें। तो ये क्या थी, ओजेनेसिस थी। यहाँ पे उन्होंने पूछा था ए क्या था, तो पहले क्या होता था, ये उगोनिया होते थे, इनके अंदर जो है वो माइटोसिस होती थी, बहुत सारे अपना नंबर इंक्रीज़ करते थे, फिर इसमें से कोई एक उगोनिया जो है वो उठ के आता था कि वो मियोसिस के फेज़ में जाएगा। ये मियोसिस होगी सारी यहाँ पे। पहले जब वो डेवलप होके उगोनिया डेवलप होके पहले मियोसिस में जाने से पहले वो बनाता था प्राइमरी oocyte, तो ए हो जाएगा प्राइमरी oocyte। फिर जब फर्स्ट मियोसिस होती तो एक पोलर बॉडी बनता था और एक सेकेंडरी oocyte बन जाता, तो बी हो गया सेकेंडरी oocyte। इसी तरह से फिर जब सेकेंड मियोसिस होती थी तो इससे जो है 2 मजीद पोलर बॉडीज़ बनती थी और इससे एक पोलर बॉडी और एक मेच्योर ओवम बनता था। तो सी हो गया मेच्योर ओवम, और ये सारे जो बाय प्रोडक्ट बन गए, मतलब ये जो चीज़ें बन गई, ये हो गई पोलर बॉडी, ठीक है। मुश्किल नहीं थी, आसान थी लेबलिंग। इस तरह से जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस वाली भी डायग्राम कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट थी। डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा सही से, ठीक है। यहाँ पे आके हो जाता है वाला पार्ट कंप्लीट। आई होप यहाँ पे किसी को कोई मसला नहीं हुआ होगा। थैंक यू।